Good morning, everyone. Today, I am Deendayal here to present my presentation on the topic of cultivation of lentil. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो लेंटिल यानी कि जिसे हम मसूरी कहते हैं, लोकल आम चाल बोलचाल की भाषा में मसूरी कहते हैं। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे लेंटिल क्रॉप है उसकी उपज कैसे की जा सकती है, उसकी जो कल्टीवेशन है उसकी उपज के लिए हमें क्या क्या जरूरी होती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि ये कोर्स कंटेंट हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें देखना है कि इस टॉपिक में जो कल्टीवेशन ऑफ द लेंटिल है उसमें हमें क्या क्या देखना है। तो इसमें हमें देखना है कि पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट मतलब कि इसकी विशेषताएं क्या है। फिर हम आगे देखेंगे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंडिया के किस किस पार्ट में या किस किस कंट्री में ग्रो करते हैं और कितने हिस्से इंडिया के जो भूमि है उस पे ये उपज सकता है। इसके बाद देखेंगे सॉइल एंड क्लाइमेट, यानी सॉइल किस टाइप की इसकी मिट्टी की जरूरी होती है और क्या क्लाइमेटिक कंडीशन, क्या जलवायु जरूरी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे वैरायटी, सोइंग टाइम, सीड रेट एंड स्पेसिंग। कोई भी क्रॉप्स को हमें ग्रो कराने के लिए एक प्रॉपर वैरायटी की जरूरी होती है, एक सोइंग टाइम होती है और सीड रेट, और जो हम प्लांट्स लगाएंगे या जो भी सीड्स लगाएंगे उसके बीच की स्पेसिंग, ये भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद हम देखेंगे सीड ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, इरिगेशन। इसके बाद वीड मैनेजमेंट। इसके बाद हम देखेंगे इंसेक्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट एंड हार्वेस्टिंग एंड इल्ड। अब हम देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि जो मसूरी है, जिसको हम लोग मसूरी कहते हैं, मसूरी कहते हैं ऐसे लोकल आम बोलचाल की भाषा में, इसका बोटनिकल नेम है लेंस फुलरेनेसिस। ये हो गया। और फैमिली क्या है? फैबेसिए। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? फैबेसिए फैमिली से। इसकी जो ओरिजिन है ये मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट एशिया। इसकी जो ओरिजिन है ये सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? मिडल ईस्ट एशिया में उगाया गया था। इसके बाद जो क्रोमोजोम नंबर है, इसके क्रोमोजोम नंबर कितने हैं? 2n = 14 है। ये एक डिप्लॉयड है, इसलिए यहाँ पे 2n लिखा हुआ है। लेंटिल क्या है? लेंटिल इज अ पल्स क्रॉप, ये एक दलहन फसल है। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की। ये इसकी क्या क्या विशेषता है, ये जो हम पल्स है उसमें क्या क्या विशेषता है, हम इसका यूज क्यों कर सकते हैं। इट इज गुड फॉर स्किन, ये स्किन के लिए अच्छा है। इट इज गुड फॉर द डायबिटीज, ये क्या कहते हैं? हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इट इज रिच सोर्स ऑफ बेटा मिनरल्स एंड प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि हाई मात्रा में प्रोटीन होता है और मिनरल्स होते हैं जो हमारे जो बॉडी के लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? इट इज फूड फॉर द बोन्स एंड टीथ। ये क्या करता है? जो ये दलहन क्रॉप्स है, जो दलहन हम दाल खाते हैं, वो हमारे किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? जो मसूरी की दाल है वो बोन्स के लिए और टीथ के लिए। इट प्रमोट द वेट लॉस, ये क्या करता है? ये हमारे वेट लॉस करने में भी काम करते हैं। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। और जो लेंटिल क्रॉप्स है ये क्या करता है? जो कैंसर का चांसेस होते हैं उसको कम करते हैं। अब हम देखते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसकी जो कौन कौन से एरिया में कितना ग्रो करता है पूरे इंडिया और वर्ल्ड में, इसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेंटिल इज अ रबी सीजन क्रॉप्स। जो लेंटिल है, जो मसूरी है, वो रबी सीजन में होता है क्योंकि ये ठंड के समय में होता है, तो ठंड के समय को ज्यादा रबी सीजन कहते हैं। और एमपी इज द लीडिंग स्टेट। एमपी इज अ लीडिंग स्टेट, दैट मीन्स कि जो एमपी है वहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा जो मसूरी है उसको लेंटिल क्रॉप्स को ग्रो करता है। इन इंडिया एवरेज एवरेज अंडर लेंटिल 1 मिलियन हेक्टेयर लैंड यूज फॉर द प्रोडक्शन और कल्टीवेशन। मीन्स इंडिया में 1 मिलियन हेक्टेयर लैंड यूज होता है किसके लिए? कल्टीवेशन ऑफ लेंटिल के लिए।
जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, द टोटल प्रोडक्शन इज अबाउट 0.6 मिलियन टन। इतने जो 1 मिलियन हेक्टेयर लैंड पे हम कितने उपज होता है पूरे इंडिया में, 0.6 मिलियन टन। और एमपी के अलावा यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट में लार्ज स्केल पे यानी ज्यादा मात्रा पे ग्रो होता है। अगर हम बात करें पूरे विश्व की, अगर हम बात करें वर्ल्ड वर्ल्ड की, तो कनाडा जो है, कनाडा इज अ लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। कनाडा क्या है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मसूरी यानी लेंटिल क्रॉप्स ग्रो कराते हैं। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल की। जो लेंटिल क्रॉप्स है उसको कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, लेंटिल क्रॉप्स को कोल्ड क्लाइमेट की जरूरी होते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ इज 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। 18 से 30 डिग्री सेल्सियस हमें जरूरी होता है इसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, जिससे कि हमारे जो फसल है वो प्रॉपर ग्रो कर सके। इसके बाद है लेंटिल इज ग्रोन ऑन द वाइड रेंज ऑफ द सॉइल रेंज फ्रॉम द लाइट लोमी सैंडी टू हैवी क्ले सॉइल। ये जो हमारे लेंटिल क्रॉप है, जो हम लेंटिल क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, उसके लिए सुटेबल सॉइल कौन से है, सैंडी लोमी टू क्ले सॉइल। ये डिफरेंट टाइप्स के सॉइल में ग्रो कर सकता है, बट अगर सैंडी लोमी सॉइल और क्ले सॉइल में हम ग्रो कराते हैं, अगर उपज करते हैं, तो इसकी पैदावार अच्छी होगी, ज्यादा उपज देगा। अब हम कोई भी क्रॉप्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए वैरायटी जरूरी होता है, जिससे हमें अच्छी उपज मिल सके, अच्छा इल्ड मिल सके। तो इसके लिए कौन कौन सी वैरायटी है, PL 406, IPL 408, मल्ली कला, इसके बाद है अरुण 77, नरेंद्र मंसूरी 1। ये सारे वैरायटी है जो बिहार में ज्यादातर इलाके में ग्रो होते हैं। ज्यादातर जितने भी डिस्ट्रिक्ट बिहार में ग्रो करवाते हैं, कल्टीवेशन होता है मशरूम की, ये सारे वैरायटी का मोस्टली यूज किया जाता है, अगर हम बात करें अच्छी वैरायटी की तो। अब देखते हैं सोइंग टाइम। सोइंग टाइम 3 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है। एक रेनफीड, इरिगेटेड एंड लेट सोइंग। रेनफीड ऐसा इलाका, ऐसा रीजन होता है जहां पे रेनफीड, अब अगर हम बात करें रेनफीड की, रेनफीड क्या होता है, रेड फीड मीन्स, रेनफीड मीन्स क्या होता है कि विच एरिया डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल, यानी कि जो एरिया टोटली डिपेंड होता है रेनफॉल पे, जो एरिया में खेती के लिए टोटली डिपेंड होता है किस पे, बरसात के पानी पे, उसे रेनफीड एरिया कहा जाता है। अगर इरिगेटेड के एरिया का बात करें, इरिगेटेड रीजन की बात करें, तो इरिगेटेड रीजन वो होता है जहाँ पे ज्यादातर पानी फार्मर खुद अपने पंपिंग सेट और ट्यूबवेल से लगाते हैं। अगर रेनफीड एरिया की बात करें तो कौन कौन से आएंगे, बिहार आ जाएगा रेनफीड एरिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, और ईस्ट यूपी आ जाएगा। अगर इरिगेटेड एरिया की बात करें तो इरिगेटेड जो एरिया है इसमें पंजाब, हरियाणा, ये सारे स्टेट आते हैं, जहां पर ज्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं, ट्यूबवेल और पंपिंग सेट से अपने जो फील्ड है उसमें पानी डालते हैं इरिगेशन के लिए। और लेट सोइंग, लेट सोइंग क्या होता है कि हम जब भी कोई क्रॉप्स लेट सोइंग में लगाते हैं तो इसे लेट सोइंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो रेनफीड एरिया है वहां पे सोइंग टाइम क्या होती है, जो मसूरी की क्रॉप्स है, जो लेंटिल क्रॉप्स है, वो हम कब लगा सकते हैं जिससे कि हमें अच्छी उपज मिले। तो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के दूसरे वीक से हम लगाना शुरू कर सकते हैं। और इरिगेटेड एरिया में कब लगाते हैं, नवंबर की पहले वीक से लगाएंगे। और लेट सोइंग कब होती है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो हमें ये बात याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो हमें ऐसे याद रखना है कि जो रेनफीड है वो अक्टूबर में शुरू होते हैं लगाना, बिहार यूपी साइड में हम अक्टूबर में लगाते हैं। और जो इरिगेटेड एरिया है वहाँ पे लेंटिल क्रॉप्स कब लगाते हैं, नवंबर में लगाते हैं। और लेट सीजन का अगर हम कहीं भी लगाते हैं तो वो दिसंबर के पहले सप्ते से लगाना शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं सीड रेट की। सीड रेट में क्या होता है कि जो हमारे लेंटिल क्रॉप्स है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो छोटे दाने वाले होते हैं जिसको स्मॉल सीडेड कहते हैं, एक थोड़ा बड़ा दाना होता है, बोल्ड होता है, जो कि थोड़ा बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली कि अगर छोटे दाने हैं तो हमें कम सीड की जरूरी होगी, अगर बड़े दाने हैं तो हमें ज्यादा सीड की जरूरी होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल सीडेड जो है उसमें कितना
30 से 35, 30 to 35 kg पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। और बोल्ड सीड, इफ यू यूज बोल्ड सीड देन वी कैन यूज 40 to 60 kg per hectare. Now I am going to tell about the spacing. If what's the proper spacing from two plants, one plant to two plants? It's required row to row. If I this is the row like that. If the row to row distance is 30 centimeter. If I am talking about row to row, then 30 centimeter, and also required the depth. How much depth is required? It a 3 to 4 centimeter. It is good and suitable for the प्रॉपर जर्मिनेशन। अगर हम बात करें स्पेसिंग की, तो इसमें क्या होता है कि 30 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट, रोड टू रोड हमें डिस्टेंस चाहिए होता है। अगर गहराई, हमें कितनी गहराई में सीड डालनी है, अगर हम 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा सीड डालते हैं तो क्या होगा कि जर्मिनेशन प्रॉपर हो सकता है। अगर हम इससे ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा कि जर्मिनेशन नहीं होगा। इसीलिए हमें प्रॉपर क्या कहिए, अगर हम बात करें तो प्रॉपर क्या हमें चाहिए होता है, इसकी डिप्थ चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे देखा क्या क्या सोइंग की जरूरी होती है, सोइंग में सोइंग टाइम क्या है, सीड रेट कितना चाहिए होता है। इसके बाद हम बात करें तो हमने यहाँ पे देखा कि स्पेसिंग कितनी चाहिए होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे जिससे कि हम आगे काम दें। अब हम बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की। कोई भी सीड को अगर ट्रीट नहीं करेंगे, अगर इसकी ट्रीटमेंट उपचार नहीं करेंगे तो प्रॉपर जर्मिनेट नहीं होगा, जिससे कि क्या होगा कि इंसेक्ट्स अटैक कर देंगे जब हमारे सीड्स ग्रो करने लगेंगे जर्मिनेशन के टाइम में। तो हम 3 टाइप्स के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला है फंगीसाइड्स, दूसरा है इंसेक्टिसाइड्स एंड कल्चर। कल्चर जितने भी पल्स क्रॉप है उसमें कल्चर मीडियम का यूज होता है। उसमें क्या होता है, राइजोबियम एंड पीएसबी यूज करते हैं। कितना, 10 kg पर हेक्टर, 1 kg कितना, 1 kg यूज करते कितने में, पर 10 kg। 1 kg लगाएंगे तो पर 10 kg ऑफ द सीड में डालेंगे। इसके बाद क्या है, थीरम और कैप्टान। क्योंकि हमने ये पढ़ाया और अक्सर देखा है कि थीरन और कैप्टान जो है, कार्बेंडाजिन, थीरम और कैप्टान, ये तीनों जो फंगिसाइड है वो ज्यादातर क्रॉप्स के सीड ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। तो हमें ये हमेशा याद रखना है। अगर हमें कुछ याद नहीं भी आ रहा है तो हम सीड ट्रीटमेंट में थीरम और कार्बेंडाजिन लिख देंगे। उसमें हमें मात्रा को याद रखना है कि कितना आवश्यकता होता है, क्वांटिटी याद रखना है। तो 2 ग्राम थीरम डालना है, 1 ग्राम कार्बेंडाजिन पर केजी ऑफ द सीड। अगर हम इंसेक्टिसाइड्स की बात करें तो क्लोरोफेरिफोस यूज करना है 8 ml पर केजी ऑफ द सीड। ये जो इंसेक्टिसाइड है ये हमें किससे कंट्रोल बचाएगा, इंसेक्ट अटैक से। इंसेक्ट से हमें बचाएगा कब, जर्मिनेशन के टाइम पे। तो हम अगर प्रॉपर जर्मिनेशन चाहते हैं कोई भी क्रॉप्स के तो हमें क्या करना है, इंसेक्टिसाइड से भी ट्रीट करना होगा सीड्स को, जिससे कि क्या होगा कि हमारे सीड हेल्दी रहे, जिससे प्रॉपर जर्मिनेट हो। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर में क्या होता है कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, इसमें हमें ज्यादातर नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, पोटासियम की आवश्यकता नहीं होती है। जो नाइट्रोजन है ये किसके फॉर्म में यूज होता है, नाइट्रोजन फॉर्म किसका है, डीएपी के फॉर्म में यूज होता है। तो हमें 1 हेक्टेयर में 100 kg यानी 1 क्विंटल नाइट्रोजन डालना है। और जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस किसके फॉर्म में यूज होता है, यूरिया, यूरिया के फॉर्म में यूज होता है, या फॉस्फोरस फॉस्फोरस के फॉर्म में यूज होता है। जो फॉस्फोरस है 40 to 50 kg यूज होता है पर हेक्टेयर। अब हम बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन क्या, इरिगेशन हमें जरूरी भी हो सकता है और जरूरी नहीं भी हो सकता। अगर हमारे फील्ड में मॉइस्चर की कमी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे फील्ड में नमी नहीं है, सुखाड़ है, तो हम क्या करेंगे, उसमें पानी डाल सकते हैं। अगर इसमें फील्ड में नमी है तो हम पानी नहीं डालेंगे। तो हमें फर्स्ट इरिगेशन कब चाहिए होता है, 40 से 45 दिन बाद, सोइंग के 40 से 45 दिन बाद। फर्स्ट इरिगेशन शुड बी गिवन एट 40 to 45 days after the sowing, and second irrigation applied if it is required than pod filling stage।
हम सेकेंड इरिगेशन अप्लाई कर सकते हैं अगर आवश्यकता होती है। कब? जब पॉड फिलिंग होते हैं, जब दाने आने लगते हैं हमारे लेंटिल क्रॉप में, जो मसूरी की क्रॉप है, अगर उसमें दाने के टाइम पे अगर हमें पानी की आवश्यकता है तो हम पानी डालेंगे, अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे। अब हम बात करते हैं वीड कंट्रोल की। वीड कंट्रोल, इट रिक्वायर्ड टू मैनुअल वीडिंग रिक्वायर्ड होता है। इसमें क्या होता है? दो हैंड वीडिंग रिक्वायर्ड होता है। हैंड वीडिंग हम किसके मदद से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ खुरपा, खुरपा और होई। तो फर्स्ट वीडिंग कब करनी है हमें? कब वीडिंग मतलब खरपतवार कंट्रोल हमें कैसे करना है? तो फर्स्ट वीडिंग हमें कब करना है? आफ्टर द सोइंग 25 to 30 डे। 25 to 30 डे के बाद हमें क्या करना है? फर्स्ट वीडिंग करना है। सेकेंड वीडिंग कब करना है? 40 to 45 डेज। अगर वीड कंट्रोल नहीं हो रहा है मैनुअली तो हम केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं। तो केमिकल कौन सा यूज करेंगे? पेंडीमेथिलीन। पेंडीमेथिलीन कितना यूज करना है? 2 ग्राम पर लीटर ऑफ द वाटर, पर लीटर ऑफ वाटर, H2O, पर लीटर ऑफ द वाटर यूज होता है। अब हम बात करते हैं डिजीज की। जो हमारे मसूरी की क्रॉप है, लेंटिल क्रॉप है, उसमें कौन से डिजीज इम्पोर्टेंट है? तो लेंटिल क्रॉप का सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज कौन सा है? फ्यूजेरियम विल्ट। ये कौन से ऑर्गेनिज्म से कॉज करता है? ये कॉज करता है किसे? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ये किससे कॉज करता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से। अगर हम इसकी बात करें सिम्टम्स की, लक्षण क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि इसमें ये डिजीज हुआ है कि नहीं, कि ये डिजीज का नाम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है कि सीडलिंग विल बी कैरेक्टराइज बाय सडन ड्रॉपिंग फॉलो बाय ड्राइंग ऑफ द लीव्स एंड सीडलिंग डेथ। इसमें क्या होता है कि इसमें लीव्स जो है, लीव जो है वो क्या होता है? ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे जो लेंटिल क्रॉप्स है वो ड्राई हो रहे हैं, इसके लीव्स सूख रहे हैं और यहाँ पे टूट के भी गिर रहे हैं। तो इससे हम पता कर लेंगे कि हमारे जो क्रॉप्स है उसमें फ्यूजेरियम विल्ट नाम का डिजीज हो गया है। अब हम इसके कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कंट्रोल करने के लिए हमें सोइंग से पहले, जब हम सीड सोइंग करेंगे उससे पहले हमें क्या कराना होगा? सीड ट्रीटमेंट करना होगा। अब सीड ट्रीटमेंट करने के लिए हमें थीरम का यूज करना होगा, डिनोमाइल का यूज करना होगा 2 ग्राम पर केजी ऑफ द सीड। इसके बाद हमें क्या करना होगा? ट्राइकोडर्मा वर्डियक्स का यूज करना होगा, कितना? 4 ग्राम पर केजी ऑफ द सीड। और क्या है कि फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन विल बी सीरियल्स क्रॉप विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द विल्ड पैथोजन। क्या है कि हमें क्रॉप रोटेशन करना होगा। क्रॉप रोटेशन मतलब कि जिस फील्ड में हम अभी लेंटिल लगाए हैं, अगले सीजन में, सेम सीजन में, अभी अगर इस रबी सीजन में हम अपने फील्ड में लेंटिल लगाए हैं तो अगले सीजन जब आएगा तो हम इस फील्ड में लेंटिल नहीं लगाएंगे। इस फील्ड में हमें कोई और क्रॉप्स लगाना होगा, जैसे कि पैडी लगा सकते हैं, राइस लगा सकते हैं। जिससे कि क्या होगा कि जो और पैथोजीन है, जो पैथोजीन अफेक्ट करता है, वो पैथोजीन को सरवाइव करने का यहाँ पे चांस कम हो जाएगा और वो पैथोजीन डेथ कर जाएगा। और फिर अगले सीजन अगर हम उसमें लेंटिल क्रॉप लगा रहे हैं तो बहुत कम चांस होगा, रियर ऑकरेंस हो जाएगा किसका? फ्यूजेरियम विल्ट का। तो हम क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट का। तो इंसेक्ट जो है वो इंसेक्ट्स है कोलर रोट। कॉलर रोट में क्या होता है? इसकी साइंटिफिक नेम क्या है? एस्क्लोरिटियम रोल्फिसिस, रोल्फेसिस, एस्क्लोरेटेरियम रोल्फेसिस। इसके सिम्टम्स क्या होता है? उसमें भी क्या होता है कि जो हमारे जो इंसेक्ट्स जब अटैक करता है, तो हमारे क्रॉप्स पे अगर इंसेक्ट्स अटैक कर दिया है तो क्या होता है कि लीफ फॉल डाउन होने लगता है, लीफ टूट के गिरने लगता है, ड्राई, ये भी ड्राई होने लगता है। और इसमें भी क्या होता है? वेलोइंग हो जाता है, जो हमारे लिप्स होते हैं वो क्या होता है? ड्राई करने लगता है, वेलो कलर में आने लगता है। तब हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो क्रॉप्स है, जो हमने ग्रो कराया है लेंटिल क्रॉप्स, उसमें कोलर रॉट नाम की इंसेक्ट्स अटैक हो गया है। अब इसकी मैनेजमेंट करने के लिए हमने पहले ही बात किया था किसका? ट्राइकोडर्मा वर्डियक्स फॉर्मुलेशन यूज करेंगे 4 ग्राम पर केजी ऑफ द सीड। और हम केमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं उसके कंट्रोल के लिए। तो हमें मैंकोजैब,
जो मैंकोजेब केमिकल है उसका स्प्रे करना है, कितना, 2 ग्राम पर लीटर ऑफ द वाटर। तो हमने यहाँ पे देखा इंसेक्ट्स और डिजीज कंट्रोल और इसके मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग मतलब कि हम उसकी कटाई कब कर सकते हैं। तो कटाई कब कर सकते हैं, लेंटिल आर यूजुअली रेडी फॉर द हार्वेस्ट 100 to 110 डेज। ये 3 महीने 10 दिन कह सकते हैं, या 3 महीने 20 दिन में ये क्रॉप्स तैयार हो जाते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारे जो क्रॉप्स है वो तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन प्लांट्स आर फुल्ली मैच्योर्ड एंड पॉड्स आर ड्राई एंड क्रिप्स। जब हमारे प्लांट्स फुल मैच्योर हो जाते हैं, जब पूरे बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स है उसके जो पॉड्स है वो अपने आप ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तब हम पता कर लेते हैं थोड़ा सा कि और हमारे क्रॉप्स तैयार हो चुके हैं। तब हम क्या करते हैं, उसे काट लेते हैं, या जड़ से विद द हेल्प ऑफ सिकल्स, जो सिकल्स की मदद से हम यहाँ से इसको काट के ले जाते हैं। और इसमें क्या है, द स्टेम्स एंड पॉड टर्न ब्राउन। जो हमारी ये तना है, ये जो तना है वो क्या होता है कि ब्राउन कलर्स में हो जाते हैं। जो हमारे पॉड्स होते हैं ये ब्राउन कलर में हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं उपज की। इसमें हम कितना उपज कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें, प्रॉपर इसकी देखभाल करें, तो हमें ये कितना उपजा दे सकता है। तो 1 हेक्टेयर में 15 से 20 क्विंटल, 15 to 20 क्विंटल ऑफ ग्रेन्स, सिर्फ दाने जो हमें पॉड्स है वो मिलते हैं पर हेक्टेयर में। तो ये सारे हमने किसके बारे में बात किया है, अभी हमने सारे बात किया है कि कल्टीवेशन ऑफ लेंटिल, जिसमें हमने देखा है कि, जिसमें हमने क्या क्या देखा है, जिसमें हमने ये सारे पॉइंट्स को कवर किया है, जो हमारे ये सारे पॉइंट्स है उसको कवर किया है। तो आज हमने ये देख लिया। थैंक यू।